हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 का चैप्टर नंबर 5 समकालीन विश्व में सुरक्षा। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर। ये 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपके पेपर में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपका 6 नंबर का होता है, शॉर्ट आपका 4 नंबर का होता है, और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। इस चैप्टर से वैसे भी बहुत लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं। अगर सही तरीके से देखा जाए ना, इस चैप्टर से 3 या 4 ही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही करा के वे चलूंगा। ठीक है, अब एक बार आप सिलेबस देख लीजिए। आपकी बुक 1 जो है, इसके सारे चैप्टर मैंने आपको डिटेल में करा रखे हैं। अगर आपने वीडियो चैप्टर की नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो को देखने से पहले चैप्टर की वीडियो को देखकर चैप्टर समझना है। फिर सेकंड बुक की बात करें तो सेकंड बुक के आपके 2 चैप्टर मिड टर्म में आ रहे हैं, तो मैंने 2 चैप्टर कराए हैं, बाकी के चैप्टर आपको आगे करा दूंगा। और हमारी लाइव क्लास जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन की होती है, जिसमें हमने पूरी बुक करा दी है। बुक 1 और बुक 2 के 2 चैप्टर करा दिए। ठीक है, तो आप लाइव क्लास उसमें जाके देख सकते हैं, लाइव वाले सेक्शन में। और ये जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, आप कहोगे कि इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है। गूगल पे जाना है, eklavyastudypoint.com सर्च करना है। इसके बाद क्लास 12th में जाना है। क्लास 12th के बाद आपको सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस में जाना है। आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन ये टेबल आ जाएगी। टेबल 1 में जो सबसे पहला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स मिल जाएंगे। सेकंड नंबर पे आपको टेबल दिख रही है, यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। थर्ड नंबर पे आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दिखेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो। आने वाले समय में यहाँ पे हम मैप और जो इमेज वाले क्वेश्चन है वो भी करा देंगे, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे। बुक 1 के आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं 2 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। एक बार आप ये समझ लीजिए कि 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में आते कहाँ हैं। तो सेक्शन बी जो आता है आपका, सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर 13 से 18 है, वो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो 2 मार्क्स के हैं, और आपको 50 से 60 वर्ड में ही आंसर देना होता है, यानी 4-5 लाइन में हो जाएगा आपका। फिर सेक्शन सी आता है आपका, जिसमें 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और सेक्शन ई आता है, इसमें आपके 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। यानी कि आपका सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन ई की जो तैयारी है वो यहाँ पे हो जाएगी। अब सेक्शन ए में आपके एमसीक्यू आते हैं। एमसीक्यू के लिए ऑलरेडी हमने लाइव क्लास करा ही रखी है। आप लाइव में जुड़े होंगे तो आपने लाइव क्लास में एमसीक्यू देखे ही होंगे। ठीक है, इसके अलावा एमसीक्यू की अलग से 1 शॉट वीडियो भी डाल देंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है वो है कि बताइए सुरक्षा से क्या अभिप्राय है, यानी कि सुरक्षा का क्या अर्थ है। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, कम शब्दों में आपको बताना है। सुरक्षा का मतलब होता है खतरे से आजादी। ठीक है, यदि हम खतरों से आजाद हैं, हमारे जीवन को कोई भय नहीं है, कोई खतरा नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हम सुरक्षित हैं। थोड़ा और इसको गहरे में समझते हैं। ठीक है, गहराई से समझते हैं। यानी कि इसका अर्थ ये हो सकता है कि मानव जीवन पर, ठीक है, जो खतरे व्याप्त होते हैं, यानी जो खतरे होते हैं, अगर उसको दूर कर दिया जाए, उसको दूर करना ही क्या कहलाता है, सुरक्षा कहलाता है। ठीक है, वैसे तो अगर हम देखें तो हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे हो आज के टाइम पे क्या होता है, लोगों को बैठे बैठे हार्ट अटैक आ जाता है, मर जाते हैं। तो क्या वो सुरक्षित है? नहीं, सुरक्षित नहीं है। सड़क पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, मर गए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में खतरा हमें हर जगह हर समय रहता है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी हम कुछ जीवन के केंद्रीय मूल्यों को मानकर चलेंगे, जहां पे हम अपने खतरे से बच सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय जिसके जरिए जीवन को कहीं ना कहीं खतरा कम कर दिया जाए, तो वो सुरक्षा कहलाएगा। ठीक है, किसी की मौत को कोई नहीं रोक सकता दुनिया में। अगर किसी को मौत आनी है तो आनी है। ठीक है, लेकिन उसको खतरे अगर फालतू के हैं तो उसको कम जरूर किया जा सकता है। आगे देखिए, ये सुरक्षा इसलिए की जाती है ताकि मनुष्य जो है शांतिपूर्वक अपना जीवन जो है वो जी सके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुरक्षा की धारणा के बारे में बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से अगर क्वेश्चन आया तो आया। सुरक्षा क्या है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये धारणा पूछा जाएगा। तो आपको पता है सुरक्षा की 2 धारणा थी, एक थी पारंपरिक, एक है अपारंपरिक। अपारंपरिक को गैर पारंपरिक धारणा भी कहते हैं, ये भी हमने जाना है। ठीक है, तो एक बार ना थोड़ा सा इसको समझते हैं ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना आपको, क्योंकि यहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। सुरक्षा की जो धारणा है उसको 2 कैटेगरी में बांटेंगे। एक तो आपकी हो जाएगी पारंपरिक धारणा, और दूसरी हो जाएगी गैर पारंपरिक धारणा, या फिर इसको अपारंपरिक धारणा भी कहेंगे। ठीक है, अब देखो, पारंपरिक धारणा जो है इसको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, बाहरी सुरक्षा और
आंतरिक सुरक्षा, यानी पारंपरिक धारणा रट लो, यहीं से क्वेश्चन आएगा या फिर आपके यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, दो में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो पारंपरिक धारणा का मतलब है सुरक्षा को दो हिस्सों में बांट के देखेंगे, बाहरी खतरा और आंतरिक खतरा। इसको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए इसको इतना ही समझ लो। अपारंपरिक या गैर पारंपरिक में आते हैं तो इसको भी हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। इसमें क्या हो सकता है, इसमें खतरे भी दो तरीके से हो सकते हैं, या तो पूरी दुनिया को ही खतरा है किसी चीज से, ठीक है, जिसको वैश्विक सुरक्षा के रूप में देखेंगे, या फिर मानवता को खतरा है किसी चीज से, तो ये आ जाएगा गैर पारंपरिक में। इसके एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहां पे आपको क्या करना है, बस इतना समझना है, सुरक्षा की जो धारणाएं हैं वो दो प्रकार की हैं, एक पारंपरिक और एक गैर पारंपरिक। पारंपरिक को दो कैटेगरी में बांटते हैं और गैर पारंपरिक को दो कैटेगरी में बांटते हैं। अब थोड़ा सा ना डिटेल में समझते हैं। देखिए, पारंपरिक में हमने क्या पढ़ा था अभी, पारंपरिक में हमने पढ़ा था बाहरी और आंतरिक। अब हम क्या करेंगे, पहले बाहरी को समझेंगे फिर आंतरिक को समझेंगे, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले बाहरी सुरक्षा को देख लेते हैं। देखिए पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, इस तरीके से, बताइए बाहरी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, यानी जो बाहरी सुरक्षा है उसकी पारंपरिक धारणा आपको बतानी है। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें ऐसा माना जाता है कि खतरे का जो स्रोत है, यानी जो सोर्स है खतरे का, ठीक है, जिससे खतरा हो सकता है, वो स्रोत जो होता है वो कोई बाहरी मुल्क होता है। यानी कि इसमें क्या है, हमें खतरा जो होगा किसी बाहरी मुल्क से होगा, ऐसा माना जाता है। अब मैं आपको जैसे एग्जांपल के लिए समझाऊं, मैं यहाँ पे अगर भारत का मैप ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ठीक है, ज्यादा अच्छा नहीं बन रहा है लेकिन आप समझ जाएंगे। अब ये हमारा देश है, मान लीजिए हमारे देश के बाहर से हमें खतरा है, मान लीजिए पाकिस्तान से खतरा है, ठीक है, या मान लो हमको चाइना से खतरा है, या मान लो हमको किसी अदर कंट्री से खतरा है, यानी बाहर से खतरा है, किसी दूसरे देश से खतरा है, तो हम इसको बोलते हैं बाहरी सुरक्षा, ठीक है। और बाहरी देश जो होता है वो सैन्य हमला करके, या तो सैन्य हमला कर सकता है या हमले की धमकी भी दे सकता है और हमको नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा माना जाता है बाहरी सुरक्षा। यानी इसमें खतरा देश के अंदर से नहीं माना जाता, जबकि खतरा इसमें देश के बाहर से माना जाता है। क्लियर है? पारंपरिक धारणा में बाहरी और आंतरिक समझा, बाहरी का मतलब है देश के बाहर से खतरा, और आंतरिक का मतलब क्या होगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने आंतरिक है, ध्यान से देखो। इसमें ऐसा माना जाता है कि खतरे का जो स्रोत होता है, यानी जो खतरा जिससे हमें हो सकता है, वो देश के अंदर है, ठीक है। देश के अंदर गृह युद्ध हो जाता है, कभी 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 अलगाववाद हो जाता है, कभी दंगे हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ठीक है। इन सब तरीके से जो देश को हानि पहुंचाई जा सकती है, इसको कहा जाता है आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड समझा जा सकता है, ठीक है। इसको आंतरिक खतरे या फिर आंतरिक सुरक्षा में डाल सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि बताइए हमको बाहर से ज्यादा खतरा है या देश के अंदर से ज्यादा खतरा है। आज के परिदृश्य में देखें, वर्तमान समय में जैसा माहौल चल रहा है, हमको देश के अंदर से ज्यादा खतरा है, क्योंकि जो गद्दार है ना देश में गद्दारों की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप देख रहे हो अभी न्यूज में आ रहा है कि कुछ लोग देश के अंदर हैं, वो ट्रेन को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, रेल की पटरियों में कोई सिलेंडर रख दे रहा है, कोई कुछ रख दे रहा है, कोई कुछ रख दे रहा है, रेल पलट जाएगी तो लाखों लोग मारे जाएंगे, हजारों लोग उसमें मारे जाएंगे, कितनों का नुकसान हो जाएगा, आप सोचिए। तो ये जो खतरे हैं ना, इसे बोलते हैं देश के अंदर के खतरे, इसे बोलते हैं देश के गद्दार, ठीक है। इस तरीके के खतरे हैं। तो खतरे को दो तरीके से बांट दिया हमने पारंपरिक में, एक बाहर एक आंतरिक। बाहर में क्या है, दूसरा देश, और आंतरिक में क्या है, देश के अंदर के लोग। अब देश के अंदर मान लो दंगे हो जाएं, देश के अंदर मान लो अलगाववाद का आंदोलन चलने लग जाए, देश से अलग होने की बात होने लग जाए, देश की क्षेत्रीय अखंडता को तोड़ने की बात हो जाए, तो इस तरीके की चीजें जो होती है, ठीक है, वो आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत आता है। आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, मैं सिंपल बता दूं, या तो इस लैंग्वेज में पूछ लेंगे, या जो इससे पहले दिखाया इस तरीके से पूछ लेंगे, या फिर ये पूछ लेंगे पारंपरिक जो खतरे हैं उसके अंतर्गत बताइए। तो पारंपरिक जो धारणा थी उसमें दो प्रकार के खतरे बताए गए थे, तो आपको वहां पे फिर दोनों ही बताने पड़ेंगे। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है कि सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा के अनुसार किसी देश के सुरक्षा के समक्ष किन्हीं दो खतरों को बताना है, ठीक है। अब देखो, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपसे बाहरी पूछ लिया या आपसे आंतरिक पूछ लिया, या हो सकता है आपसे दोनों पूछ लिया। पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन करा रहा हूं सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर के, और रिपीट बहुत ज्यादा होते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने दोनों एक साथ समझा दिया, अभी आपको क्या था, अलग अलग समझाया था, अब हम इसको एक साथ समझ लेते हैं। पारंपरिक धारणा में बाहरी खतरा, आंतरिक खतरा। अब बाहरी खतरा और आंतरिक खतरा दोनों देखेंगे। बाहरी खतरा क्या होता है, किसी बाहरी देश से होता है, सैन्य हमले का खतरा हो सकता है, या जनसंहार किया जा सकता है, ठीक है, इसकी धमकी दी जा सकती है। आंतरिक खतरे में देखें तो गृह युद्ध हो सकता है देश के अंदर, ठीक है, अलगाववाद वाली समस्या हो सकती है, देश में दंगे हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा। अगर इस तरीके से आए तो आपको ऐसे आंसर करना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, ठीक है।
आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाएगा अगर आया तो। निरस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है, या निशस्त्रीकरण भी कहा जाता है इसे। तो देखिए निशस्त्रीकरण जो होता है उसका मतलब होता है जो खतरनाक हथियार होते हैं, जो विध्वंसकारी हथियार हैं, यानी ऐसे हथियार जिससे बहुत ज्यादा हानि हो सकती है, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, ऐसे हथियारों को ना बनाना, यानी ऐसे हथियारों को बनाने की रोक लगाना जो होता है उसको निरस्त्रीकरण कहते हैं। ठीक है, ऐसे खतरनाक हथियार जिससे मानवता को खतरा हो, इनको कम करना। ठीक है, ऐसे हथियारों को कम बनाना, और विध्वंसकारी हथियार जो है इस पे नियंत्रण करना, यानी उसको कंट्रोल करना। ठीक है, ज्यादा नहीं बनाना या उसको रोकना है। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 2-3 चीजों को हाईलाइट करता हूँ, आप ध्यान से देखिए। सीधा सीधा क्या है, आपको पता है कि जो खतरनाक हथियार है, ठीक है, उसको ना बनाना, सबसे पहला पॉइंट है ना बनाना। दूसरा क्या है, उसको कम करना, यानी जो खतरनाक हथियार है उसको कम करना। और तीसरा पॉइंट क्या है, नियंत्रण करना। अब जो मैंने हाईलाइट करा है केवल उस पे ध्यान दीजिए एक बार। निरस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है, खतरनाक हथियार को ना बनाना, खतरनाक हथियार को कम करना, या फिर खतरनाक हथियारों को नियंत्रण करना। ठीक है, इस तरीके से आप पेपर में बता सकते हो। आप इसको क्या कर सकते हो, हेडिंग बना सकते हो। ये जो मैंने हाईलाइट करा है इसको हेडिंग बना के एक्सप्लेन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल है बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि बताइए अपरोध से क्या अभिप्राय है। अपरोध का क्या मतलब होता है। देखिए अपरोध क्या है, सुरक्षा नीति का एक तत्व होता है। आगे हम सुरक्षा नीति के तत्व पढ़ेंगे, वहां पे समझेंगे। उसमें से एक तत्व अपरोध होता है। अपरोध का मतलब क्या होता है कि किसी देश के द्वारा सुरक्षा नीति के तहत युद्ध की आशंका को रोकना या फिर युद्ध की आशंका को कम करना, ये क्या कहलाता है, अपरोध कहलाता है। देखिए इसमें क्या होता है, हर देश की अपनी एक सुरक्षा नीति होती है। ठीक है, सरकार क्या करती है, अपनी देश की सुरक्षा करने के लिए कुछ पॉलिसी बनाती है। उसमें से एक तरीका ये होता है अपरोध। अपरोध का मतलब होता है कि युद्ध की आशंका को रोकना या फिर युद्ध की आशंका को कम करना। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप देश के प्राइम मिनिस्टर बना दिए जाते हैं। ठीक है, आपको देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, आप अपने देश की एक सुरक्षा नीति बनाएंगे। किस तरीके से आप देश की सुरक्षा करेंगे ये बनाई जाएगी, बिल्कुल ठीक है। अब मान लो आपको ऐसा लगता है कि पड़ोसी देश हम पे आक्रमण कर सकता है, या ऐसा लग रहा है, आपको शक हो रहा है कि कोई देश हम पे आक्रमण की तैयारी कर रहा है, तो उस आक्रमण को हम कैसे रोक सकते हैं, उसकी आशंका को कैसे कम कर सकते हैं, इसी को अपरोध कहा जाता है। सिंपल है बिल्कुल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए सहयोग मूलक सुरक्षा जो है उसकी परिभाषा लिखिए, या सहयोग मूलक सुरक्षा से क्या अभिप्राय है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको गारंटेड बता रहा हूं। जो क्वेश्चन आपको इस वीडियो में दिख रहे हैं ना, यही क्वेश्चन आपके पेपर में दिखेंगे। हो सकता है थोड़ी बहुत लैंग्वेज घुमा दे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं, तो बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाना। क्वेश्चन देखिए क्या है कि आज के समय में दुनिया भर में नए नए खतरे सामने आ रहे हैं। कहीं आतंकवाद की समस्या, कहीं गरीबी की समस्या, कहीं महामारी फैल रही है, कहीं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, कहीं किसी प्रकार की कोई आपदा आ जाती है। तो दुनिया भर में बहुत सारे खतरे ऐसे हैं जो आज के समय में आ रहे हैं, जिसको हम खतरे के नए स्रोत के रूप में देखते हैं। और आगे मैं इस पे एक क्वेश्चन है उसको मैं आगे डिटेल में कराने वाला हूं। ठीक है, अब ये जो इतने सारे खतरे आ रहे हैं ना, अब समस्या ये आ रही है कि इन खतरों से कोई भी देश नहीं निपट सकता, कोई एक देश नहीं निपट सकता। जैसे कि एग्जांपल के लिए अमेरिका कहा जाता है, अमेरिका दुनिया का ताकतवर देश है। चाइना को भी हम दुनिया के ताकतवर देशों में गिनते हैं। ठीक है, यूरोपीय संघ को हम ताकतवर देशों में मान लीजिए, यूरोपीय संघ के जो देश हैं, डेवलप देश हैं, वो भी ताकतवर देश हैं। इतने ताकतवर देश हैं, तो क्या आपको लगता है ये इन सब समस्याओं से निकल सकते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं कुछ समस्या ऐसी हो जाती है जिससे आज के समय में एक देश नहीं निकल सकता, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो। उसमें एग्जांपल के लिए ग्लोबल वार्मिंग, के लिए अगर कुछ काम करना है तो सारी दुनिया के देशों को एक साथ आना पड़ेगा। महामारी, आपने देखा ना, कोविड आया था, कोविड में क्या हाल हुआ था, दुनिया भर के देश तहस नहस होने लगे थे ना। इटली, जैसे हम देखते हैं ना, जैसे यूरोप के देश हैं, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, बेल्जियम हम पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे देश, नॉर्वे, सबका हाल क्या हुआ था, आपने देखा था, समस्या सब जगह आ गई थी। ठीक है, सभी मतलब कहीं ना कहीं तहस नहस हो रहे थे। आतंकवाद देख लो, क्या अमेरिका में आतंकवाद की समस्या नहीं है? 9/11 की घटना आपने देखी होगी, कितने सारे वहां पे हमले हुए हैं। तो इस तरीके से देखें तो ये वो समस्या है जिससे कोई एक देश निपट ही नहीं सकता। इसमें सभी देशों को, ठीक है, अकेले कोई नहीं लड़ सकता, इसमें सब देशों को मिलकर एक साथ आना पड़ेगा। और जब सारे देश मिलकर एक साथ आएंगे उन समस्या से निपटने के लिए, तो इसको कहा जाता है सहयोग मूलक सुरक्षा। क्लियर है, सिंपल बिल्कुल। ये था क्वेश्चन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए मानवीय सुरक्षा से क्या अभिप्राय है। आज के समय में मानव का जो जीवन है वो अलग अलग प्रकार के खतरे हैं उसके जीवन को।
और उसके जीवन को अलग अलग प्रकार के खतरों से सुरक्षित रखना जो है उसको मानवीय सुरक्षा कहा जाता है। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के खतरे हैं उसको कम करना मानवीय सुरक्षा कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप्रवासी और शरणार्थी, इसमें क्या अंतर होता है? ठीक है, दोनों में क्या अंतर होता है आप्रवासी और शरणार्थी में? तो देखिए, आप्रवासी जो होते हैं ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से देश छोड़ते हैं। ठीक है, और शरणार्थी लोग कौन होते हैं? ऐसे लोग होते हैं जो किसी मजबूरी में देश छोड़ते हैं। मान लीजिए देश में कोई समस्या आ जाए, कोई गृह युद्ध हो जाए, दंगे हो जाए, ठीक है, मारकाट हो जाए, राजनीतिक उत्पीड़न हो जाए और प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो इस प्रकार की समस्या में कोई देश छोड़े तो वो शरणार्थी या रिफ्यूजी कहलाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लें आपसे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें दो क्वेश्चन है, ऑप्शन में दे दूं मैं, यहां पे लिख दूं अथवा। ठीक है, ये अथवा है, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला क्वेश्चन सेम है, बस लैंग्वेज अलग है। ऊपर वाले में क्वेश्चन में देखो, पारंपरिक सुरक्षा नीति के तत्व बताने हैं और बाहरी खतरों से, ठीक है, बाहरी खतरों से सुरक्षा के जो परंपरागत विचार के 4 घटक हैं ये बताने हैं। अब दोनों पढ़ने में कितने अलग लग रहे हैं, लेकिन अगर आपने सही तरीके से समझा नहीं है तो आप कर ही नहीं पाओगे। इस तरीके से लैंग्वेज घुमा के आपसे पूछ लेते हैं। तो देखो, परंपरागत जो सुरक्षा के तरीके थे, ठीक है, पारंपरिक या परंपरागत कह लो, जिसमें बाहरी और आंतरिक खतरों की बात करी थी, हमने पढ़ा था, उसमें ना 4 तत्व बता रखे हैं। 4 तत्व, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको समझा दूं। मान लीजिए आप किसी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, अब आप अपने देश की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे? ठीक है, क्योंकि हर देश को खतरा तो है किसी ना किसी समस्या से, किसी ना किसी पड़ोसी देश से, तो कैसे आप बचाओगे? तो वो तत्व जो है वो ये 4 तत्व होते हैं। सबसे पहला तत्व होता है शक्ति संतुलन। अब ये शक्ति संतुलन क्या होता है भाई? शक्ति संतुलन का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं आपको, कि जैसे मान लो एक बार इरेज कर दूं इसे। देखिए, मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, अब भारत को ये बात क्लियर पता है कि उसका पड़ोसी देश कौन सा है। हमारे बहुत सारे पड़ोसी देश हैं, लेकिन हमको ये भी पता है कि पड़ोसी देशों में से कौन सा देश है जो हमसे ज्यादा ताकतवर है, जैसे चाइना। ठीक है, अब हमारे पड़ोसी देश में पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव सब आते हैं, लेकिन जो ज्यादा ताकतवर है वो है चीन। ये बात हमको पहले से ही पता होती है, हर देश को पता होता है। तो हमको पता है कि आने वाले समय में हमको खतरा किससे हो सकता है? चीन से हो सकता है। चीन ने 1962 में हमारे ऊपर आक्रमण भी कर रखा है, हम चीन से एक बार युद्ध हार भी चुके हैं, तो ये बात हमें पता है कि हमारे लिए खतरा सबसे बड़ा चाइना है। तो ऐसे में हमें क्या करना है? शक्ति संतुलन बनाना है, यानी चाइना के पास मान लो 100 हथियार हैं, तो हमको भी 100 हथियार रखने पड़ेंगे, तभी हमारा बैलेंस बनेगा। अब मान लो चाइना की सेना में 1 लाख सैनिक हैं, तो हमको भी 1 लाख सैनिक रखने पड़ेंगे ताकि हमारा उससे शक्ति संतुलन बना रहे। ठीक है, चाइना के पास अगर लेटेस्ट हथियार हैं तो अपने को भी लेटेस्ट हथियार रखने पड़ेंगे ताकि हम चाइना के बराबर रहें। शक्ति संतुलन का मतलब होता है बराबरी करना। अब सोच लो, चाइना है इस लेवल पे और भारत है इस लेवल पे, तो क्या होगा? समझ रहे हो ना? शक्ति संतुलन नहीं है, लेकिन भारत को धीरे धीरे करके उसके बराबर आना है, चाहे हथियार बढ़ाए, चाहे आर्थिक रूप में मजबूत हो, सेना को बढ़ाए, जैसे भी बढ़ाए, इसी को शक्ति संतुलन कहा जाता है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा तरीका क्या होता है? गठबंधन बनाना। गठबंधन बनाने में क्या होगा? देखिए, गठबंधन बनाने में क्या होता है, इसमें हमें पता है कि भाई हमें अगर ज्यादा ताकतवर होना है तो हमें अपने जैसे देशों से गठबंधन कर लेना है। अब मान लो भारत अकेला एक देश है, भारत अपने पड़ोसी 4-5 देशों से गठबंधन बना ले और वो ये बोल दे कि भाई अगर हमारे साथ कोई दिक्कत होगी तो आप सब हमारी मदद करना। तो ऐसे में देखो भारत की शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। 4 देश उसके साथ अगर आ जाते हैं तो ये चारों बुरे वक्त में उसकी मदद करेंगे। मान लो भारत पे कोई आक्रमण करता है तो ऐसे में ये चारों उसके साथ हो जाएंगे, तो भारत की शक्ति बढ़ जाएगी ना। इसको बोलते हैं गठबंधन बनाना। दूसरा तरीका क्या होता है सुरक्षा नीति का? एक तो होता है शक्ति संतुलन, यानी अपनी सेना को मजबूत करना। दूसरा होता है गठबंधन बनाना, कि बुरे वक्त में अगर कुछ ऐसा होता है तो आप हमारे साथ आना। तीसरा तरीका है अपरोध। अपरोध क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया। अपरोध का मतलब क्या पढ़ा था हमने, कि युद्ध की आशंका को कम करना। चाइना से अगर हमें लगता है कि अटैक कर सकता है हम पे, तो हम युद्ध की आशंका को कम करेंगे। अब वो कैसे भी कम कर सकते हैं, हथियार बढ़ाकर, सेना बढ़ाकर, आर्थिक रूप से मजबूत होकर, गठबंधन बनाकर, चाहे जो भी तरीका हो, युद्ध की आशंका को कम करना अपरोध कहलाता है। और चौथा पॉइंट है सैन्य शक्ति, क्योंकि आपको पता है कि आखिरकार लड़ना जो होता है वो सेना को होता है। मान लो अगर युद्ध हो जाए डायरेक्ट, तो लड़ेगी कौन? सेना लड़ेगी। तो सेना को मजबूत करना है, सैन्य शक्ति को बढ़ाना है, लेटेस्ट हथियार देने हैं, आधुनिक हथियार देने हैं, और उसको ट्रेनिंग देनी है, प्रशिक्षण देना है, सब सारी जो इंतजाम करना होता है सेना के लिए वो सारा करना है। ठीक है, ये होता है पारंपरिक सुरक्षा नीति के तत्व।
याद रखना, क्वेश्चन आएगा, आप कंफ्यूज होगे तो बिल्कुल इसको याद करके जाओ। या फिर बाहरी खतरों से सुरक्षा के परंपरागत विचारों में 4 घटक भी पूछे तो भी यही है, क्वेश्चन घुमा दे तो भी आपको आंसर ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ऐसे अंतरराष्ट्रीय चुनौतीपूर्ण मसलों का वर्णन करो जिससे तभी निपटा जा सकता है जब सभी देश साथ मिलकर काम करें। अभी आपको याद आ रहा है, अभी हमने सहयोग मूलक सुरक्षा पढ़ा था। सहयोग मूलक सुरक्षा में क्या पढ़ा था हमने, कि कुछ दुनिया में ऐसे मुद्दे होते हैं, ठीक है, जिसमें कोई एक देश उसमें काम ही नहीं कर सकता, यानी उस समस्या से निपट नहीं सकता, चाहे वो अमेरिका जितना ताकतवर देश क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उसको सहयोग की जरूरत होती है, यानी सभी देशों को आपस में एक साथ मिलकर एक दूसरे का सहयोग करना पड़ता है, उसे सहयोग मूलक सुरक्षा कहते हैं। अब इन्होंने ये पूछ लिया कि वो मुद्दे कौन से हैं जिसमें सहयोग की जरूरत पड़ेगी, तो सिंपल है, आतंकवाद से कोई दुनिया का एक देश नहीं लड़ सकता, सबको आना पड़ेगा साथ में। गरीबी, ठीक है, ये जो समस्या है इससे भी कहीं ना कहीं मिलकर ही लड़ना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग हो गया, कोई महामारी आ जाए, कोविड जैसी समस्या आ जाए तो सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। मानव अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसमें सबको साथ मिलकर आना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सबको साथ आना पड़ेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सिंपल है, सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है और जो गैर पारंपरिक या अपारंपरिक धारणा है, इसमें क्या अंतर है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये समझना है। सबसे पहले पारंपरिक देखें, पारंपरिक में हमने क्या पढ़ा था, इसको 2 कैटेगरी में बांटा था, ठीक है, बाहरी और आंतरिक, आंतरिक या फिर बाहरी, इस तरीके से पढ़ा था ना, आंतरिक बाहरी। तो इसमें क्या माना जाता है कि हमको जो खतरा होता है वो सैन्य हमले से खतरा होता है, यानी कोई बाहर का देश हम पे सैन्य हमला कर सकता है, ये तो बाहरी हो गया। आंतरिक रूप में क्या देखा था, अलगाववाद से खतरा है, गृह युद्ध से खतरा है, दंगों से खतरा है, ठीक है। और कैसे इन समस्याओं से सुलझाया जा सकता है, विश्वास बहाली करके, विश्वास बहाली हो, निशस्त्रीकरण हो, हथियारों को कम किया जा सके, अस्त्र नियंत्रण हो, ये तरीके हैं। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम अपारंपरिक सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि खतरा जो है ना वो संपूर्ण मानवता को है या पूरे विश्व का है। 2 तरीके से हमने इसको बांटा था, इसको हमने 2 कैटेगरी में बांटा था, या तो मानवता को खतरा है या पूरी दुनिया को खतरा है। इसमें क्या कौन कौन से मुद्दे आ जाते हैं, आतंकवाद हो जाता है, मानव अधिकार से रिलेटेड समस्या, जो दुनिया भर में शरणार्थी की समस्या है, ठीक है, गरीबी की समस्या है, ये सारी समस्या इसमें आ जाती है। तो ये दोनों ही अंतर आपको पता होने चाहिए थे, दोनों बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल याद कर लो, ठीक है, इसको बिल्कुल याद कर लो, बिल्कुल याद कर लो। क्यों याद करना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा के बताता हूं। सबसे पहले प्रश्न देखो, भारत की सुरक्षा की 4 महत्वपूर्ण रणनीति बताओ, यानी अपने देश की अगर सुरक्षा करनी है तो 4 ऐसी स्ट्रेटेजी बतानी है जिससे सुरक्षा अच्छे से हो सके। अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाता हूँ। एक बार ना सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाता हूँ, सेम आप समझिए। यदि मान लीजिए आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए या डिफेंस या फिर आपको गृह मंत्री बना दिया जाए, ठीक है, तो आप अपने देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 4 ऐसे कौन से फैसले करोगे। अब समझ गए, सेम क्वेश्चन मैंने लैंग्वेज घुमा दिया। यदि आपको देश का गृह मंत्री बना दिया जाए और आपसे कह दिया जाए कि भाई अपने देश की रक्षा करनी है, आपको सुरक्षा नीति बनानी है, तो आप ऐसे 4 फैसले कौन से करोगे, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो फैसला ये होगा, सभी बच्चे यही आंसर देंगे कि हम अपनी सेना को मजबूत करेंगे, यानी अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करेंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल है, हर कोई बताएगा। अगला पॉइंट देखो, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना, यानी यूएनओ, ठीक है, या यूएनएससी, सिक्योरिटी काउंसिल, या फिर दुनिया के और जो मजबूत संगठन है उसको मजबूत करना। क्यों, क्योंकि अगर हम यूएनओ जैसी संस्था को मजबूत करेंगे, उसके साथ रहेंगे, हमेशा उसका साथ देंगे, तो कभी अगर बुरा वक्त आएगा तो यूएनओ भी हमारा सपोर्ट करेगा, ऐसा माना जाता है, ठीक है, और सब उसकी बात भी मानेंगे यूएनओ की, ये कहा जाता है। अगला पॉइंट देखो, अंदरूनी समस्या से निपटना। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, मैंने आपको बताया था ना, हमको बाहर से उतना खतरा नहीं है, हमें पाकिस्तान से उतना खतरा नहीं है, हमको चाइना से उतना खतरा नहीं है जितना हमें अपने देश के अंदर जो छुपे हुए गद्दार हैं उनसे जितना खतरा है। तो अंदरूनी समस्या से निपटना, अंदरूनी समस्या से निपटना, जो देश के अंदर जो बैठे हुए हैं, जो गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उससे निपटना है। देश में दंगे ना हो, देश में अलगाववाद ना हो, देश में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इससे निपटना है, ठीक है। आगे देखिए, सामाजिक और आर्थिक विकास, यानी हमें अपना सामाजिक और आर्थिक विकास करना है, क्योंकि केवल हथियार से काम नहीं चलता। पाकिस्तान जैसे देश को देख लो, सेना के लिए, हथियार के लिए तो उसने बहुत काम करा, हथियार वगैरह बनाने में ही सारा अपने संसाधन लगा दिए।
आज उनके पास क्या स्थिति हो गई है, देख रहे हो ना, वहां पे लोगों के पास आटा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, ऐसी भुखमरी छा रही है। तो केवल हथियार और सेना से काम नहीं चलेगा, सामाजिक और आर्थिक विकास भी जरूरी है। यानी कि हमारे पास आर्थिक विकास होना चाहिए, हमारा व्यापार होना चाहिए, हमारे पास पैसा होना चाहिए, समृद्धि होनी चाहिए, लोगों के पास रोजगार होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो आप ये 4 पॉइंट बता सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ सकता है। खतरे के नए स्रोत, अब इसको याद करने का एक तरीका है। खतरे के नए स्रोत को ऐसा मानिए कि ये वो स्रोत है जो आज से 100 साल पहले, आप 100-150 साल पीछे चले जाओगे तो इन चीजों को खतरा माना ही नहीं जाता था। आज के समय में ये खतरा माना जाता है, इसलिए इसको खतरे का नया स्रोत कहा जाता है, ठीक है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, 100 साल पहले इसको बड़ी समस्या नहीं माना जाता था, क्योंकि कोई जानता ही नहीं था ग्लोबल वार्मिंग कोई नाम की चीज भी होती है या नहीं। महामारियां, इसको भी कोई खास समस्या नहीं मानते थे, क्योंकि होता क्या था, इलाज ही उपलब्ध नहीं था, कोई महामारी आई, लोग मर गए, खत्म, कोई टेंशन ही नहीं इस चीज की। निर्धनता, ठीक है, ये हमेशा से एक समस्या रही है, लेकिन गरीबी को आज भी समस्या नहीं मानते हैं लोग। आतंकवाद, ठीक है, ये कुछ समस्याएं, ये सब खतरे के नए स्रोत है। इसके अलावा देखो, पोल्यूशन, इसको पहले खतरा नहीं माना जाता था, आज ये खतरा है। आपदाएं, पहले खतरा नहीं माना जाता था इतना ज्यादा, लेकिन आज के समय में खतरे के रूप में देखी जाती है। शरणार्थियों की समस्या, जनसंख्या वृद्धि, एड्स, बर्ड फ्लू जैसी समस्या, ये सारे जो हैं खतरे के नए स्रोत हैं। तो इसमें से आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है 6 मार्क्स का। तो आपको ये सारे खतरे यहाँ पे रख दिए हैं, इन सबको लिखकर हेडिंग में 2-2 लाइन आपको बढ़ा देना है, ठीक है, बस हो गया आपका ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, सुरक्षा के पारंपरिक तरीके बताओ। पारंपरिक, गैर पारंपरिक, याद हो गया होगा, पारंपरिक में 2 चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने, आंतरिक और बाहरी। अब इसमें आपसे ये नहीं पूछे, आपसे पूछे तरीके बताओ, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। आंतरिक बाहरी आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तरीके पूछे, तो तरीके थोड़ा सा अलग आंसर होगा। देखिए कैसे सुरक्षा किया जा सकता है, तो सबसे पहला कहा जाता है कि हिंसा का इस्तेमाल कम करना, यानी जितना कम हो सके उतनी कम हिंसा करना, ठीक है। न्याय युद्ध होना चाहिए, न्याय युद्ध का मतलब है कि अगर लगे युद्ध की जरूरत है तभी युद्ध होना चाहिए, वरना बेमतलब में हथियार है तो ये नहीं हथियार लेके निकल जाओ, ऐसा नहीं, जरूरत लगे तभी युद्ध होना चाहिए, ठीक है। युद्ध जो है उसके पीछे एक उचित कारण होना चाहिए, आत्मरक्षा के लिए युद्ध होना चाहिए। मान लो कोई देश आप पे अटैक कर रहा है तो आपको अपनी रक्षा करनी है, इसलिए युद्ध होना चाहिए। दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए, मान लो कहीं पे किसी देश की सेना किसी लोगों को मार रही है, तो ऐसे में उनको बचाने के लिए युद्ध किया जा सकता है, ठीक है। युद्ध साधनों का सीमित प्रयोग, युद्ध साधनों का जो हथियार वगैरह है उसका प्रयोग जो है वो कम से कम होना चाहिए। और मान लो युद्ध के समय जो सेना है हमारे सामने, अगर वो शत्रु निहत्था है, उसके पास कोई हथियार नहीं बचा, या मान लो वो आत्मसमर्पण कर दे, ठीक है, सरेंडर करना चाह रहा हो, तो ऐसे में उसको नहीं मारना चाहिए, कोई आत्मसमर्पण कर दे तो। सेना का उतना ही हमको इस्तेमाल करना चाहिए जितने की अपने को जरूरत हो, ठीक है, आत्मरक्षा के लिए। ये कुछ तरीके हो सकते हैं जो सुरक्षा के पारंपरिक तरीके हैं। तरीके पूछे तो आपको ये लिखना है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद बढ़ने के कारण बताओ। दुनिया भर में आज बहुत आतंकवाद है, कारण क्या है। कुछ कारण ये है कि सबसे पहले आज के समय में जो आतंकवादी है ना, उनके पास आधुनिक हथियार हैं। ये लगा लो हमारी देश की पुलिस के पास वो हथियार नहीं होंगे जो आतंकवादी लेके घूम रहे हैं। पुलिस वाले छोटी छोटी गन लेके घूम रहे हैं, वो AK-47 लेके घूम रहे हैं, तो आप समझो कि उनके पास आधुनिक हथियार पहुंच हो गई है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, तकनीकी ज्ञान। आतंकवादी, आप ये मत सोचना कोई अनपढ़ है वही आतंकवादी बन जाता है, यहाँ तक कि इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं उन आतंकवादियों में जो अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके लाखों करोड़ों लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये तकनीकी ज्ञान भी एक रीजन है। यातायात के साधन विकसित हो गए, आज गाड़ी, ठीक है, सड़क, हवाई मार्ग, सारी सुविधाएं उपलब्ध है, कहीं से भी कहीं जाके नुकसान पहुंचाना है तो नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और विभिन्न देशों का अप्रत्यक्ष समर्थन, इनडायरेक्ट रूप से कोई ना कोई समर्थन करता ही है। जैसे कि अभी देखो बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, किसने करवाया, सीधा सीधा उसमें अमेरिका का हाथ था, ठीक है, अमेरिका का हाथ सीधा सीधा था। और वहां पे जो खासकर हिंदू के साथ हुआ, हिंदुओं को मार दिया गया, टांग दिया गया, काट दिया गया, सीधा सीधा ये आतंकवाद है, क्लियर आतंकवाद है। और उसका समर्थन कौन करते हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो खुलकर समर्थन कर रहे हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो छुपकर समर्थन कर रहे हैं। तो ये जो अप्रत्यक्ष समर्थन होता है ना, इनडायरेक्ट समर्थन कर रहे होते हैं, ये भी है। एक समय में अमेरिका ने कहीं ना कहीं आतंकवाद को सपोर्ट किया था सोवियत संघ के खिलाफ, ठीक है, जब कभी दोनों महाशक्तियों के बीच में संघर्ष चल रहा था,
तब बाद में जब उन्हीं आतंकवादियों ने अमेरिका पे आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया, 9/11 की घटना कर दी, तो फिर अमेरिका को तकलीफ हो गई। तो ये जो है ना, आपको ये देखने को मिलता है कि ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कोई ना कोई देश समर्थन कर रहा होता है, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे यूएसए हो, कोई ना कोई समर्थन करने वाला होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन समझना, ध्यान से समझना, एक बार क्वेश्चन आप खुद से पढ़ो। तीसरी दुनिया के लोगों के सामने आने वाले खतरे किस प्रकार से पहली दुनिया में रहने वाले लोगों से अलग है। अब यहाँ पे तीसरी दुनिया और पहली दुनिया का क्या मतलब है, यही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखो, मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूं पहली दुनिया, ठीक है, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। इसका मतलब क्या है ये समझ लो। यहाँ पे लिख देता हूं पहली दुनिया, ये मान लीजिए दूसरी दुनिया, ये तीसरी दुनिया। पहली दुनिया में आ जाता है अमेरिका जैसे देश, ठीक है, और एक समय में दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। पहली दुनिया अमेरिका कहलाता था, दूसरी दुनिया यूएसएसआर कहलाता था, यानी सोवियत संघ और सोवियत संघ वाले हिस्से कहलाते थे। और तीसरी दुनिया में आते थे भारत जैसे देश, जिनको कहा जाता था गुट निरपेक्ष देश, ठीक है, गुट निरपेक्ष देश। तो यहाँ पे दूसरी दुनिया का तो जिक्र है ही नहीं, यहाँ पे क्या है, तीसरी दुनिया और पहली दुनिया। यानी कि अमेरिका जैसे देश जो है, अमेरिका जैसे देश का मतलब है विकसित देश, जो बहुत डेवलप है, जहां टेक्नोलॉजी है, पैसा है, समृद्धि है, सब कुछ इनके पास है, आधुनिक हथियार, सब कुछ है। और दूसरी तरफ भारत जैसे देश हैं, जो अभी अभी विकास कर रहे हैं, यानी विकासशील देश हैं। हमारे पास उतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं है जितनी अमेरिका के पास है। हम अमेरिका जैसे देशों से बहुत पीछे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, पैसों के मामले में, कई चीजों में। तो इनके बीच में जो खतरे हैं, अलग अलग प्रकार के खतरे हैं, ठीक है, दोनों के सामने खतरे अलग हैं। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा हुआ है कि तीसरी दुनिया के लोगों के सामने आने वाले खतरे किस प्रकार से पहली दुनिया में रहने वाले लोगों से अलग है। तो देखिए, यहाँ पे तीसरी दुनिया का मतलब है गुट निरपेक्ष, यानी हमारे जैसे देशों के सामने जो खतरे हैं वो पूछे गए हैं। गुट निरपेक्ष देश वो देश होते हैं जो विकासशील हैं, जो अभी विकास करना जिन्होंने शुरू करा है, उनके सामने जो खतरे हैं वो बिल्कुल जाहिर सी बात है विकसित दुनिया जो है, पहली दुनिया जो है उससे अलग है। वो खतरे कौन से, हम ये समझते हैं। खतरे देखो, भारत जैसे देशों के सामने क्या खतरे, सिंपल, पड़ोसी देश, खासकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर मान लो चाइना वाइना, ऐसे देशों से हमें हमले की आशंका रहती है। डायरेक्ट हमला ना करें तो कोई आतंकवादी गतिविधि कर रहे हो, इस तरीके की खतरे हैं। देश के भीतर हमें खतरे रहते हैं, अलगाववादी आंदोलन आप देखते हो देश में चलते ही रहते हैं। सॉरी, आंतरिक सैन्य संघर्ष की आशंका, देश में कहीं ऐसी समस्या ना हो जाए, भारत में तो फिर भी कम है, बांग्लादेश में आपने देख लिया, पाकिस्तान में देख लिया, म्यांमार में देख लिया, यहाँ पे ये सारे भारत जैसे देश है, तीसरी दुनिया के देश, यहाँ पे आंतरिक सैन्य संघर्ष के खतरे रहते हैं। पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ था, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था, श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ था, पड़ोसी देशों में आपने देख ही लिया है, ये सब खतरे रहते हैं। और यहाँ पे एक खतरा और रहता है, पड़ोसी देशों के बीच में सीमा रेखा विवाद, भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद, भारत बांग्लादेश के बीच में विवाद, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में थोड़ा बहुत विवाद हो जाता है। तो ऐसे विवाद है। पड़ोसी देशों से संघर्ष की आशंका, ये भी समस्या रहती है, कहीं किसी पड़ोसी देश से संघर्ष ना हो जाए, ठीक है, ये चीजें। तो ये खतरे हैं तीसरी दुनिया के देशों के सामने, यानी हमारे जैसे देशों के सामने। तीसरी दुनिया के देश कौन से थे, वो देश जो ज्यादातर देश गुलाम रहे हैं, चाहे, ठीक है, भारत गुलाम रहा, श्रीलंका गुलाम रहा, ऐसे देश जो थे किसके गुलाम थे, यूरोपियन देश के, चाहे ब्रिटेन के गुलाम रहे हो, चाहे पुर्तगाल के गुलाम रहे हो, इस तरीके के जो देश हैं वो तीसरी दुनिया के देश कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपके लिए इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाए। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप, यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट जो लाइव क्लास की अपडेट है वो मिल जाएगी, और आपको पीडीएफ वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल इंस्टाग्राम पे जाके एकलव्य स्टडी पॉइंट जो है ये सर्च करना है, आपको हमारा जो ऑफिशियल पेज है वो दिखेगा, आप उसमें ज्वाइन भी हो सकते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, देखिए लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप इसको शेयर कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।